चलो अब बात करते हैं अपन लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं जरूरी रिगार्डिंग टेस्ट के बारे में। जो आपका भी टेस्ट हुआ परसों, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट आपको पूछना है, ठीक है, हिंट्स और सॉल्यूशंस आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिए होंगे, नहीं तो जो टीएलएस ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो आप आपके बैच में जो बैच मेंटर्स हैं उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। अपने पास थोड़ा समय कम है, अब अपने चीजों को थोड़ा मोमेंटम देना चाहते हैं, और ये आपके और मेरे सहयोग से हो पाएगा ना। कोऑर्डिनेट करके अपन लोग साथ में चलेंगे तो चीजें थोड़ी स्मूथ चलेंगी, है ना। तो थोड़ा फ्लो बनाना है बेसिकली। और डाउट्स वगैरह जो आपकी क्लास के दौरान कुछ आते हैं, है ना, ये सब टेस्ट से रिलेटेड अभी कुछ भी चीज यहाँ मत पूछो बेटा। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह जो क्लास में अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आते हैं, मेरा ज्यादा अच्छा सजेशन ये है कि आप उसको नोट करके रखें और आप अपने बैच मेंटर से या फिर मेरे से क्लास के बाद व्हाट्सएप पर पूछ लें। जहां तक हो सके अपन चीजों को यहीं पे बढ़िया से क्लियर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है। अगर वो यहाँ पे केटर नहीं हो पाता है तो सजेस्टेड है कि अपन चैट ऑप्शन का प्रयोग ना करके उसको नोट कर लें डाउट को और बाद में पूछ लें। चैट का प्रयोग प्रमुखतः दो चीजों के लिए होगा। अगर आपके एंड पे ऑडियो वीडियो में कोई समस्या आई है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कई बार क्या रहता है, कुछ बच्चों की कंसिस्टेंट एक इश्यू आता रहता है और बाकी बच्चों को क्लियर आता है, तो उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाना चाहिए कि उनके एंड पे कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा रह रही है, तो वो कुछ बदलाव करें इसके लिए। फिर भी आप रिपोर्ट तो करें। दूसरी चीज, इसके लिए चैट का प्रयोग आपको करना है अपने आंसर्स को रिपोर्ट करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैं बोलता हूँ इसका आंसर निकालो, आपके आंसर आने पे आप अपनी आंसर की रिपोर्टिंग, उसके लिए चैट का उपयोग करें, ठीक है। तो चीजें थोड़ी फ्लो में आ जाएंगी। लास्ट टाइम पे अपन ने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर आंसर की बात चल रही थी, हालांकि उसके अंदर एक ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन उसमें नहीं था। अपने पास में जो ऑप्शन था वो देख लेते हैं अपन। इसको 5th नंबर डाल रहा हूं मैं, PS वर्सेस 1/YA, ठीक है। तो अपने से पूछा गया था कि कौन कौन से केस में ग्राफ लीनियर बनेगा। तो इसके अंदर 1, 2, 4 और 5 ये वाले जो ऑप्शन आपके सवाल में थे, ये थर्ड वाला नहीं था। ये इवनिंग बैच का है तो उसके अंदर ये मैंने अलग दिया हुआ है, तो आप लोग इसको टैली कर सकते हैं। पहला वाला आंसर में होगा, कैसे आंसर में आ रहा है ये देख लेते हैं भाई। फर्स्ट वाला तो सीधा सीधा हमारे रॉल्स लॉ से आ रहा है। फर्स्ट वाले के लिए जो हिंट है वो आपको याद होगी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। XB को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - XA, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जा सकता है। इस ऐसी इक्वेशन अपन ने ऑलरेडी लिखी थी क्लास में, जिससे अपन ने वो ग्राफ बनाया था, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का लीनियर वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो ये फर्स्ट वाले का सीधा सीधा यहां से एविडेंस दिख रहा है कि ये लीनियर जाएगा डायरेक्टली, मतलब कि इनका ग्राफ लीनियर होने वाला है। PS वर्सेस YA की बात अगर करें तो वो अपन ने देखा हो हाइपरबोलिक रहता है। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे बना के चलो दिखा देता हूं, छोटा सा बनाते हैं थोड़ा। इस तरह का कुछ वेरिएशन था, ठीक है। यहाँ पे PA नॉट, यहाँ पे PB नॉट, और इधर YA वैल्यू चल रही होती है, YA = 0 से YA = 1। और इसकी हमने इक्वेशन में लिखी थी और बोला था हाइपरबोलिक नेचर का। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ YA या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज नॉन लीनियर। तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला अपने केस में था नहीं, लेकिन अपन ने इसकी इक्वेशन लिखी हुई आपके नोट्स में देखेंगे तो 1/PS YA के साथ में लीनियर रिलेशन देता है, ठीक है। इक्वेशन अपन ने लिखी 1/PS का फॉर्मूला एक लिखा पूरा, इसका जस्ट वैसे ही प्रोकल चला था, 1/PS बराबर YA/P नॉट प्लस YB/PB नॉट। तो वहां से 1/PS वर्सेस YA लीनियर हो जाएगा। ये ऑप्शन आप 5वें नंबर से इंक्लूड कर लो। आपके क्वेश्चन में नहीं था, इसको नंबर 5 डाल के ऑप्शन इंक्लूड कर ले और ये आंसर में होगा 1/PS वर्सेस YA। 1/XA वर्सेस 1/YA ये वाला केस भी हो जाएगा। इस केस को निकालने के लिए क्या करना है वो देखते हैं बस, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से एविडेंट है, देख लिया। इसमें मिटा रहा हूं यहीं पर, ये आपने देख लिया। ये इक्वेशन, ये ग्राफ हमने बनाया हुआ है कॉपी में पहले, उसको हमने यूज किया है। तो थर्ड वाला केस थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, उसको देख लेते हैं अपन। सॉरी, फोर्थ वाला केस ना, थर्ड तो एविडेंट है, फोर्थ वाला केस। तो
फोर्थ वाले के अंदर अपने को 1/x वर्सेस 1/y का ग्राफ देखना है। अब राउल्ट्स लॉ से आपको पता है कि प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट कैन बी रिटन एज ऐसा PA0XA, PA कैन बी रिटन एज PA0XA। बट आपको ये भी पता है कि प्रेशर डाल्टन्स लॉ से पार्शियल प्रेशर अपन कैसे लिखते हैं, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गैसीय स्टेट में इनटू सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। तो यहां से अपन 1/YA 1/XA की टर्म्स जनरेट कर लेंगे। तो मैं XA को इधर भेज देता हूं, ठीक है, PA0XA पूरे को इधर भेज देते हैं और YA को इधर भेज देते हैं। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 1/YA, ठीक है, ये YA को लेफ्ट में ले गए और PA0XA को पूरा इधर ले आते हैं, PS अपॉन PA0XA। फिर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अपन लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ था, PA0XA प्लस PB0XB। XB को अपन कैसे लिखते हैं, 1 - XA, PB0 टाइम्स 1 - XA ओवर PA0XA। इधर 1/YA चल ही रहा है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे मतलब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको 1/YA वर्सेस 1/XA एक लीनियर वेरिएशन दिख जाएगा। 1/YA वर्सेस 1/XA लीनियर वेरिएशन आएगा, तो ये वाला ऑप्शन उसमें हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला नहीं होगा, 1/PS वर्सेस YA लीनियर है, तो PS वर्सेस 1/YA लीनियर नहीं आने वाला है, ठीक है, फिफ्थ वाला नहीं होगा। हाँ सुमित थैंक यू, मैं चेंज करवा देता हूं, ठीक है, उसका करेक्शन में भी बात कर दूंगा, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस करके फिर इस पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि फिफ्थ वाला केस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये लीनियर नहीं दिख रहा है। वो लॉजिक कुछ ऐसा है कि अपन y = mx + c के इक्वेशन से समझ लेते हैं। मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगला सवाल भी आपको दिख रहा है, दिखेगा, बट इसको अपने को स्पेस को यूज करने बेसिकली है ना, पिछले सवाल को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस मुझे मिल रहा है, उसको यूज कर रहा हूँ। तो फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर मैं आपको इस नॉर्मल से रिलेशन से बता रहा हूँ कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसमें कुछ इंटरसेप्ट है, y = mx + c, तो हम कह सकते हैं y वर्सेस x का ग्राफ लीनियर होगा, ठीक है। लेकिन 1/Y वर्सेस 1/x का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो पहली बात तो वो इस फॉर्मेट में, जो हमारी स्ट्रेट लाइन की दो फॉर्मेट्स हम जानते हैं एक तरह से, या तो y = mx या फिर ये वाले फॉर्मेट में अगर अपन कोई चीज को लिख पा रहे हैं तो वो वेरिएबल आपस में लीनियर रिलेशन कैरी करेंगे। आप ये यहां पर नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको 1/YA करते हैं तो यहाँ पे जो टर्म आती है वो 1/mx + c आ जाती है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट यहाँ पे फंस गया इसके साथ में, इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। यानी 1/Y वर्सेस 1/x का फॉर्मेट इस तरह का नहीं आ पा रहा है जैसा कि स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है। y और x के बीच में लीनियर रिलेशन था, लेकिन 1/Y और 1/x के बीच में ऐसा रिलेशन यहां से नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये YA/XA की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है PS वर्सेस 1/Y। तो अगर ये मेरा y वेरिएबल बुला रहा हूं मैं, ठीक नहीं, यहां पे ये वाले से देखो, ये y वेरिएबल है और ये x वेरिएबल है हमारा, y एक्सिस का वेरिएबल, x एक्सिस का वेरिएबल, इनसे रिलेशन लीनियर आता है। तो ये इसका उल्टा PS लिखा हुआ है, तो ये y की जगह 1/Y लिखा हुआ है, और इसका उल्टा यहां लिखा हुआ है, अगर ये x था तो ये 1/x है। सो इफ y एंड x आर लीनियरली वेरिंग, ये लीनियरली डिपेंडेंट दिख रहे हैं दूसरे पे, तो वैसा 1/y और 1/x में कोई इक्वेशन जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर लीनियर रिलेशन नहीं आएगा, ये लीनियर है बट इसका रेसिप्रोकल जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला केस नॉन लीनियर हो गया। यानी आपके एक सवाल के हिसाब से अगर देखें जिसके अंदर थर्ड वाला ऑप्शन नहीं था, केवल ये ऑप्शन थे, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा जो यहाँ पे, तो उसके हिसाब से दो आंसर आ जाएंगे 1 और 4। एक ये आप ऐड कर लें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उस सवाल में, तो आपके पास भी 5 ऑप्शन हो जाएंगे सवाल में, उसमें ये भी आंसर होगा, ठीक है। ठीक अर्नव, ठीक ठीक है ना, लीनियर नहीं जाएगा वो। अब एक चीज अपन देख लेते हैं रिगार्डिंग कुछ लास्ट जो पीडीएफ आपके साथ में शेयर हुआ था लेक्चर में, उसमें एक करेक्शन है। उसमें अपन ने गलती से जो ग्राफ के अंदर, आपको याद होगा अपन एक ग्राफ बनाया था जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ए और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ वाई ए, दो ग्राफ मर्ज किए थे
वहां पे P1 और P2 दो प्रेशर आए थे, बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट। उसमें इस ग्राफ के अगले स्लाइड पे जब हमने कुछ इनइक्वालिटीज लिखी थी, ठीक है, मैं इसको यहां पर मिटा करके आपको बता रहा हूं कि वो चीज क्या थी। ये आपने नोट कर ही लिया, बहुत समय दिया इसमें। ये वाला जो रिलेशन अपन ने लिखा था वहां पे कि अगर हमारे पास है P एक्सटर्नल P2 से बड़ा या उसके बराबर हो और P1 से छोटा है उसके बराबर हो, इन दोनों लिमिट्स के बीच में हो, तो हमारे पास में लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है। लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब वहां पे ये गलती से P2 इधर लिखने में आ गया और P1 उधर लिखने में आ गया, तो दिस इज द करेक्शन। ठीक है, तो सब बच्चे अपने पुराने नोट्स के अंदर ये करेक्शन कर लेंगे। वहां पे एक चीज गलती से अपन ने ये P2 इधर लिख दिया और P1 उधर लिख दिया, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे। P2 P1 को फ्लिप कर लें आपस में, ठीक, यही एक करेक्शन है उधर। ओके, तो अब अपन बात करते हैं सवालों की तरफ बढ़ने से पहले उस ग्राफ को मैं फटाफट से रिकैप करूंगा, कुछ बातें उसके अंदर जो है समराइज कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को भी वो क्लियर नहीं हुआ होगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खप जाता है, तो जरूरी है कि एक बार उसको देख लिया जाए। तो मैं ग्राफ आपको वापस से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये सवाल पिछली क्लास का था, अब जो ग्राफ देखेंगे वो भी पिछली क्लास का जाने वाला है, ठीक है। चलिए सब बच्चे इधर बढ़िया से फोकस करेंगे, उस ग्राफ को फिर से बनाने जा रहे हैं हम। तो उसमें क्या क्या बातें थी फटाफट बताएंगे। वाई एक्सिस पे चल रहा है प्रेशर, इधर की तरफ प्रेशर वैल्यूज रहेंगी, एक्स एक्सिस पे चलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो आपको ये याद है कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लीनियर होता है, ये अपन ने राउल्ट्स लॉ से देखा है, और अब उसका ग्राफ ऐसा कुछ बना दिया करता है, ठीक है। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ टोटल प्रेशर एज फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ए। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स ए वैल्यू 0 से चालू होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है, और सॉल्यूशन का प्रेशर ऐसे येलो लाइन से वेरिएशन दिखने में आ रहा है। दिस वैल्यू वाज पीबी नॉट, दिस इज पी ए नॉट। ए को हमने बी से ज्यादा वोलेटाइल माना है, ऐसे ही, ठीक है। बी भी हो सकता था, बट अपन यहाँ पे ए को ज्यादा वोलेटाइल माना है। फिर आपको ये भी पता है कि टोटल प्रेशर एज फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का जो ग्राफ होता है वो कैसे जाता है, वो नॉन लीनियर था, वो हमने ऐसा कुछ बनाया था, यहां से स्टार्ट होगा पी नॉट से और नॉन लीनियरली वेरी करते हुए यहां पे एंड हो जाएगा। तो दोनों ही ग्राफ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के हैं, येलो वाला विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स ए, ब्लू वाला विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल वाई ए, यानी कि लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ में प्रेशर का वेरिएशन और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ में प्रेशर का वेरिएशन। इसका प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ब्लू वाला जो है वो वेपर के साथ में वेरिएशन चल रहा है वाई ए के साथ, ठीक। अब इसके अंदर अपन एक चीज करते हैं, मोल फ्रैक्शन फिक्स कर लेते हैं अपन। मान लो अपन एक कंटेनर के अंदर ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों का 1-1 मोल ले लिया, इक्वल मोल्स ले लिए। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर पिस्टन फिट किया हुआ है, ए का 1 मोल, बी का भी 1 मोल, ठीक है, दोनों का 1-1 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.5। अब वो चीजें लिक्विड स्टेट में अंदर जाकर के कि कुछ इवेपोरेट हो रखी है उससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ए का हमेशा 1.5 आएगा और बी का भी 0.5 आएगा, क्योंकि ए के मोल्स टोटल जो कंटेनर में है वो हमेशा 0.5 होंगे। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने जो लिया इसका ओवरऑल कंपोजिशन फिक्स हो चुका है, वो 0.5 वाला। तो मिडल वैल्यू 0.5 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा कैपिटल एक्स है, समझाने के लिए दोबारा नहीं बनाना, आपने ऑलरेडी बना रखा है ना, ये सिर्फ समझ रहे अपन। और न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से बताऊं मैं, तो यहाँ पे मैं 0.5 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता था मैंने ए के 2 मोल लिए थे, बी का 1 मोल लिया होता, तो ए का मोल फ्रैक्शन 0.67 हो जाता, वो आगे से ये कैपिटल एक्स से 0.67 हो जाता। फिलहाल हमने एग्जांपल के तौर पे 0.5 ले लिया। अब कुछ प्रमुख बातें, आपको ये पता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है किसी सिस्टम पे, प्रेशर बढ़ने से चीजें लिक्विड स्टेट की तरफ जाएंगी और प्रेशर रिलीज करने पे उसमें वेपर बनने की टेंडेंसी आएगी। तो इस ग्राफ के अंदर 2 रीजन्स क्लियरली रहेंगे हमेशा मार्क्ड, जो आपको याद भी रह जाएंगे इसी लॉजिक से कि ऊपर वाला रीजन क्या होने वाला है, लिक्विड का, क्योंकि हाई प्रेशर बिलोंग्स टू लिक्विड। नीचे वाला रीजन ब्लू लाइन के ये कर्व के नीचे, दिस रीजन इज फॉर वेपर्स, तो ये पूरा पोर्शन इधर ब्लू के नीचे वेपर, येलो के ऊपर लिक्विड। बीच में क्या है, बीच वाले पोर्शन में लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
तो बीच वाले पोर्शन में लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब तक हम लोग इस पॉइंट से ऊपर चल रहे हैं, इस पॉइंट से ऊपर कोई भी प्रेशर अगर आप लेंगे, सिस्टम प्योर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो पहले ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं इस प्रेशर की, जिसको हमने P1 मार्क किया था, तो ये ड्रॉ कर दी जाए, स्ट्रेट लाइन मान लो इसको, ये P1 हो गया। ठीक, ये P2 हो गया। So this is pressure P1, this is pressure P2। ठीक है, अब समरी पॉइंट आ रहा है ग्राफ का, जो जो बात हमने बताई थी यहाँ पे वापस समराइज कर रहा हूं, तो यहां से सबसे ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है। अगर पिस्टन के ऊपर लगने वाला प्रेशर P1 से ज्यादा है, रेड लाइन के ऊपर अपन अपने आप की पोजीशन मान के चले, हम इस रेड लाइन के ऊपर ही मूव करते हैं, प्रेशर वैल्यू हमने ले रखी कहीं यहाँ पे P1 से ज्यादा, तो क्या क्या कंडीशन है? सिस्टम प्योर लिक्विड स्टेट में, कोई वेपर नहीं। प्योर लिक्विड स्टेट में अगर है तो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन या ओवरऑल मोल फ्रैक्शन एक ही बात है, क्योंकि वेपर जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बोलो या ओवरऑल मोल फ्रैक्शन बोलो, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम पूरा का पूरा लिक्विड में ही है। सो वी हैव स्मॉल XA इक्वल टू कैपिटल XA ऊपर के रीजन में, यहां का कोई भी प्रेशर जब तक रहेगा ये कंडीशन रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं YA की कंडीशन क्या है, YA के साथ क्या हो रहा है? इस समय वेपर में कुछ है नहीं था, YA को 0 बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम वेपर में नहीं गया है, YA YB दोनों ही 0 है। इनफैक्ट YA YB को बोलने का कोई लॉजिक नहीं, उस टाइम पे वेपर सेट है ही नहीं। ठीक है, सिस्टम ही नहीं है, तो उसके मोल फ्रैक्शंस की बात करने कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चूज करनी हो, वी कैन से 0। 0 कहना क्यों लॉजिकली मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, वो ये देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, सपोज लिक्विड सॉरी वेपर की मोल्स ये NaB, A के मोल्स इन वेपर स्टेट NaB है, नीचे क्या लिखते हैं अपन मोल फ्रैक्शन के लिए? टोटल मोल्स। अब ये मोल्स कितने हैं? वेपर में कुछ नहीं है, 0। ये कितना है? 0। 0/0 का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो 0 बोलना तो अच्छा नहीं है, इनफैक्ट हम वहां पे बात ही ना करें, YA YB नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन में। ठीक, तो जब सब कुछ प्योर लिक्विड है, दिस कंडीशन इज देयर, YA YB नॉट डिफाइंड। नीचे आते गए, नीचे आने का मतलब है पिस्टन के ऊपर से प्रेशर कम करते गए। ठीक है, पिस्टन के ऊपर से प्रेशर कम करते गए, पिस्टन के ऊपर से प्रेशर कम करते 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 एक ऐसा मोमेंट आया जब प्रेशर P1 हो गया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर रिड्यूस होकर P1 लिमिट पे आ गया है। यहां पर सिस्टम का जो अंदर का कंपोजिशन है वो कहता है यार P1 प्रेशर तो मैं जनरेट कर सकता हूं, दिस इज माय वेपर प्रेशर, और बाहर से प्रेशर भी P1 लग रहा है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे सिस्टम को वेपर में जाने की एक टेंडेंसी जनरेट होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पिस्टन बिल्कुल जरा सा लिफ्ट हुआ, बहुत ही नॉमिनल सा, और थोड़ी सी क्वांटिटी वेपर स्टेट में गई, पहली वेपर का प्रोडक्शन, फर्स्ट बबल, फर्स्ट वेपर, बबल पॉइंट, इस तरह के नामों से इसको अपन बुलाते हैं। तो P1 प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड्स टू बबल पॉइंट, यहां पे पहले बबल का निर्माण होता है। अब क्योंकि वेपर बन चुकी है तो किसी के मन में ये इच्छा हो सकती है आखिर उस वेपर का कंपोजिशन क्या है। तो हमने बोला था कंपोजिशन यदि आपको पता करने हो, आप प्रेशर की लाइन ड्रॉ करें और देखें कि प्रेशर की लाइन कहां कहां कट करती है इन दोनों ग्राफ्स को। येलो लाइन को ये कट कर रहा है यहां पर इस लोकेशन पे, अब देख सकते हैं येलो लाइन पे जहां कट किया है वहां पर हमारे पास में कैपिटल X वैल्यू नजर आ रही है, और येलो लाइन पे जहां कट करता है वहां से क्या मिलता है अपने को? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो आप कह सकते हैं कि शुरू में XA और कैपिटल X बराबर चल ही रहे थे जब प्योर लिक्विड था, और जब जस्ट थोड़ी सी वेपर बनी है तब भी स्मॉल XA कैपिटल XA के बराबर ही है, जो कि ग्राफ से दिखता है। ये प्रेशर की लाइन येलो कर को जहां कट करती है वहां से स्मॉल XA मिलता है, तो स्मॉल XA इज राइट एट द लोकेशन ऑफ कैपिटल XA। फिर ये लाइन अगर आगे जाके देखें ब्लू कर्व को यहां कट कर रही है, तो ब्लू कर्व को इसने जहां कट किया वहां से अपने क्या मिलेगा? वेपर का कंपोजिशन। एक सेकंड ये दो, ठीक, तो ब्लू वाले कर्व के साथ में इंटरसेक्शन से आपको वेपर का कंपोजिशन मिलता है। ये कौन सा कंपोजिशन बताया था अपन ने? फर्स्ट वेपर का, पहली वेपर का कंपोजिशन। YA वैल्यू यहां से मिल गई। ठीक, सो दिस इज YA फॉर फर्स्ट वेपर। फिर ये प्रक्रिया चालू रही, प्रेशर घटते 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 P1 से कहां आ गया? P2 आ गया। P2 प्रेशर पे आप अगर देखें तो ये वाली लाइन जो है प्रेशर की लाइन इस ब्लू कर्व को कहां कट कर रही है?
इस लोकेशन पे, यानी कि ब्लू कर्व को जहां पे कट करती वहां से क्या मिलता है, वाई ए मिलता है। तो वाई ए की वैल्यू क्या हो गई है, कैपिटल एक्स ए के बराबर, यानी कि वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन ओवरऑल मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गए। ओवरऑल मोल फ्रैक्शन बराबर कोई चीज कब पहुंचेगी वेपर स्टेट में, जब सारा का सारा अमाउंट ही वेपर में आ जाए। जो भी सॉल्यूशन था अगर वो सारा इवेपोरेट होकर के लिक्विड से वेपर में आ गया, तो जो ओवरऑल कंपोजिशन है या ओवरऑल सिस्टम इज नाउ इन वेपर स्टेट। ठीक है, तो ओवरऑल कंपोजिशन या ओवरऑल मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन एक ही बात हो जाएगी। हाँ, कुछ ट्रेसेस में क्वांटिटी है जो लिक्विड की बच गई है। अब हमारी इच्छा वापस से वही है कि वो जो ट्रेसेस में क्वांटिटी बची है लिक्विड में, उनका मोल फ्रैक्शन क्या है। तो हमने देखा ये प्रेशर की लाइन येलो ग्राफ को कहां कट कर रही है, यहाँ पे। तो येलो ग्राफ को जहां कट करती है वहां से क्या मिलते हैं, लिक्विड फेज की कंपोजिशन। तो ये आपका लिक्विड फेज का कंपोजिशन आ गया। कौन सी कंडीशन में, जो आखिरी ड्रॉप या जो ट्रेसेस बचे हैं उस समय का, तो इसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट ड्रॉप का मोल फ्रैक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, और अगर मैंने प्रेशर P2 से भी कम कर दिया तो एवरीथिंग इज इन वेपर स्टेट। जब एवरीथिंग वेपर स्टेट में है तो वाई ए की वैल्यू कैपिटल एक्स ए के बराबर है। तो आप कह सकते हैं P2 या उससे कम प्रेशर पे, P2 या उससे कम प्रेशर पे स्मॉल वाई ए कैपिटल एक्स ए के बराबर होता है। P1 या उससे ज्यादा प्रेशर पे स्मॉल एक्स ए कैपिटल एक्स ए के बराबर हो जाता है। तो P1 या उससे ज्यादा प्रेशर पे ये कंडीशन है, P2 या उससे कम प्रेशर पे ये कंडीशन है। हमने ये कंडीशन नोट की भी लास्ट क्लास में, बट हमारा मेन फोकस बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट पे था, तो हमने उससे कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। आपके नोट्स में अगर आप देखें तो ये हमने लिखा हुआ है कि जब P एक्सटर्नल P1 होता है इसको हम बबल पॉइंट बोलते हैं, और बबल पॉइंट के ऊपर एक्स ए की वैल्यू कैपिटल एक्स ए होती है डेफिनेटली। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या इसी कंडीशन पे होती है, नहीं, P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P1 पे भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो आपको P एक्सटर्नल ग्रेटर देन इक्वल टू P1 पे मिल जाएगी, और ये वाली जो कंडीशन है वाई ए इक्वल टू कैपिटल एक्स ए, ये आपको मिलेगी P एक्सटर्नल लेस देन इक्वल टू P2। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से दिखेगा, और आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि प्रेशर जब भी P1 के बराबर है उससे ज्यादा है तो स्मॉल एक्स ए कैपिटल एक्स से बराबर है, P2 के बराबर है उससे कम है तो वाई ए बराबर कैपिटल एक्स ए। ठीक, और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में अलग अलग मोल फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे मैंने कोई प्रेशर, ये बताया था कि यहाँ पे कोई अपने प्रेशर की वैल्यू ले ली, ये प्रेशर की लाइन पूरी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये प्रेशर की लाइन इन दोनों ग्राफ को जहां कट करती है वहां से दो मोल फ्रैक्शन मिलेंगे, वेपर का ब्लू कर्व से, लिक्विड का येलो कर्व से, ये येलो की लाइन से। तो आपको ये मार्क करवाया गया कि जो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है वो इस लिमिट में वेरी करता है। मैक्सिमम वैल्यू ये है, घटते 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 लास्ट में कहां पे आ गया था भाई, ये कैपिटल एक्स के बराबर, और स्टार्टिंग के अंदर हमारा स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स के बराबर था, और लास्ट ड्रॉप बचते बचते कहां पे आ चुका है, यहां पे। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्मॉल एक्स फॉर द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो पिछली क्लास का रिकैप हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक और प्रेशर की कंडीशन में बताता हूं। ये डाउट कुछ बच्चों ने पूछा था पहले, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर प्रेशर P1 से ज्यादा है, मान लो ये कोई प्रेशर वैल्यू है, तो ये जो प्रेशर की लाइन है इसने येलो कर्व को जहां कट किया और ब्लू को जहां कट किया, वहां से जो मोल फ्रैक्शंस मिलते हैं वो क्या है, वो मोल फ्रैक्शन आपके इस सिस्टम के लिए जिसका कैपिटल एक्स है फिक्स है उसके लिए ये नहीं काम कर रहे हैं, वो इसके नहीं है, यानी इस सिस्टम में ये वाले मोल फ्रैक्शन कभी नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो वेरिएशन की लिमिट है उसके अंदर अंदर की वैल्यूज आपकी वाई और एक्स की आपको इस गिवन कंपोजिशन में मिलेगी। ये वाले किस में मिलेंगे, मे बी फॉर अनदर सिस्टम जिसका कैपिटल एक्स 0.67 या थोड़ा आगे कहीं होता उसमें मिल जाता। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यूज P1 के ऊपर या P2 के नीचे गई तो वहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो इस सिस्टम को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको थ्योरेटिकली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया वेरिएशन इन्हीं लिमिट्स के बीच में, इसके बाहर की कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप वाई की वैल्यू देखो ये आ रही, ये वाई की वैल्यू हमारे पास इस वेरिएशन की रेंज से बाहर है, तो ये सिस्टम बिलोंग ही नहीं करती, हमें नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें येलो कर्व कहां इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, तो ये वाली एक्स की वैल्यू एक्स यहाँ पे वेरी कर रहा था, तो एक्स यहाँ पे कैसे आ गया, स्मॉल एक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो स्मॉल एक्स का वेरिएशन ये था, ये वैल्यू यहाँ इस रेंज से बाहर आ गई, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, तो ये तो रिकैप पार्ट था, मेरे ख्याल से चीजें भी थोड़ी और ज्यादा आपको एकदम सिंक्रोनाइज हो गई होंगी, करेक्शन अपन ने करवा दिया और ये ग्राफ दोबारा रिकैप हो गया। अब हम इससे ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे, जो भी समय लगेगा इसके अंदर सवालों के थ्रू लग जाएगा। ठीक है, वहां पे दोबारा ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये ग्राफ आप लोग बना लो और इसमें एक लाइन ड्रॉ की गई ए बी सी डी, इंटरसेक्शन की लोकेशंस को ए बी और सी और डी बोला गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सी डी बी डी और ए डी में क्या रिलेशन है। सुमित कह रहे हैं फॉर मोर वॉलेटाइल मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज। हाँ ये अपन ने देखा था भाई, मोर वॉलेटाइल के लिए जैसे जैसे वेपोरेशन होगा उसकी एक्स ए और वाई ए वैल्यू दोनों डिक्रीज होंगी, और लेस वॉलेटाइल के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है विराज, अब लास्ट क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे ना, अभी ये करंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सब बच्चे प्रेजेंट में आ जाए, जो चीजें बाई चांस छूट जाती है उसको अपन आगे पीछे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करो वरना इसमें लॉस होने लगेगा। तो अपने यहाँ रिलेशन बता रहे हैं, ए डी बराबर बी डी प्लस सी डी एक रिलेशन है। ठीक है, हर्षल ने ये बोला है, सत्यम ने भी ऐसे ही बोला है, और कौन कौन बोल रहा है? बस यही बच्चे बोल रहे हैं, सत्यम हर्षल ने दो बच्चों ने आंसर दिया। रिलेशन बताने मतलब हाँ ऐसे कुछ इक्वलिटी की इन दोनों को, इन तीनों को आपस में कोई कॉम्बिनेशन के रूप में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? तो कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, ऐसा कुछ बच्चों ने बोला। ठीक है, कुछ और बच्चों ने भी वैसा बोलना चालू किया। कई बच्चों को लगता है कि सर ऐसे कैसे रिलेट करेंगे, मतलब ये कहां से आ रहा है, कैसे, कौन से लॉजिक से हम देखें। आपको जो चीजें बताई गई यहाँ पे कुछ चीजें मार्क भी कर रखी है। प्रेशर ऑफ ए की लाइन है, ये प्रेशर ऑफ बी की लाइन है, और ये व्हाइट वाली लाइन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन है। यानी इसके ऊपर कोई भी वैल्यू जो आप रीड करते हैं यहां से यहां तक जो हाइट होती है, इस व्हाइट लाइन तक कोई भी हाइट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है एट द गिवन मोल फ्रैक्शन। इस येलो वाली लाइन तक, ये वाली येलो लाइन तक जो भी आप रीड करेंगे वो पीबी वैल्यू, और नीचे वाली येलो तक जो रीड करेंगे वो पीए वैल्यू। इससे ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लॉजिक अभी देख लेते हैं। ये लॉजिक लगेगा इसके अंदर, एडी, एडी मतलब ये देखो वापस से ये वाला जो मोल फ्रैक्शन अपना चल रहा है, इसमें एडी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, यानी कि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की जो लाइन है वहां तक। सो एडी इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको अपन पीएस से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। तो एडी हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसी लॉजिक से जा रहा है बस। बी डी, डी से लेकर बी तक ये वाली कौन सी लाइन जा रही है, प्रेशर ऑफ ए की लाइन। तो ये जो बी डी रीडिंग है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, ग्राफ का मतलब यही था कि ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यूज हैं एट द डिफरेंट मोल फ्रैक्शन। तो इस मोल फ्रैक्शन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, ये हाइट बी डी। तो जो बी डी दिख रहा है वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया। जो सी डी दिख रहा है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इस गिवन मोल फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको प्रेशर ऑफ बी देता है। तो सी डी इज रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो जो ए डी है वो ये चीज है, बी डी पी ए के बराबर है, सी डी पी बी के बराबर है। और ये आपको पता ही है कि सॉल्यूशन का प्रेशर दोनों कंपोनेंट के प्रेशर का सम होता है, यहां से आ रहा है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा क्या? हाँ, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप ए डी को एक और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी डी ऐसा करके लिख सकते हैं, है ना। एक रिलेशन और जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गया। एक और एडिशनल पॉइंट कि आपको जो ज्योमेट्री से दिख रहा है डायरेक्टली, वो ये कि ए डी को हम लिख सकते थे ए बी प्लस बी डी, ये ज्योमेट्री से लिखा हमने। और ये जो लिखा है वो अपन ने डाल्टन्स लॉ राउल्ट्स लॉ का कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स लॉ बेसिकली, राउल्ट्स लॉ तो यहाँ नहीं है, पी ए प्लस पीबी जो सीधा सीधा दो कंपोनेंट से पार्शियल प्रेशर का सम, डाल्टन्स लॉ। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो ए डी की वैल्यू ये भी है और ए डी की वैल्यू ये भी है, इसमें से बी डी कट जाएगा, तो यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो बी डी कटा, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये भी एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इस सवाल में पूछा नहीं था बट ये ऑब्जर्वेशन ये भी है। ठीक, नोट कर रहे हैं तो फटाफट नोट कर लो। ये ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा समय लगना है, जल्दी जल्दी बना लेंगे।
और किसी को तब तक डाउट है तो पूछ सकते हैं। कार्तिक ने पूछा है कि एडी टोटल प्रेशर सॉल्यूशन कैसे हो गया। बेटा ये देखो, अपन ने बता रखा है कि ये जो व्हाइट लाइन है वो सॉल्यूशन का प्रेशर है। सॉल्यूशन का प्रेशर एज फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ये जो पॉइंट है डी, इस डी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस मोल फ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे सॉल्यूशन का प्रेशर रीड करना हो तो सॉल्यूशन की प्रेशर की वैल्यू कहां आ रही है, यहां पे आ रही है। दिस वाई डायरेक्शन इज गिविंग मी द वैल्यूज ऑफ द प्रेशर। तो ये प्रेशर की वैल्यू है और व्हाइट लाइन तक गया मतलब ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो एडी रिप्रेजेंट्स प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इवनिंग वाले हो बेटा तो ये क्लास पहले लग चुकी है, मतलब इवनिंग बैच के अंदर ये लास्ट लेक्चर यही था, ये पढ़ाया गया था जो मॉर्निंग में अभी कवर हो रहा है। ठीक है, ये एकदम क्लियरली बता दिया बच्चों। एक चीज आप अगर गौर से सुन नहीं रहे तो दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ बताया कि प्रेशर, यहाँ पे वैल्यूज क्या रीड करते हैं। आपको इतना सा पॉइंट नहीं रिलेट हो पा रहा है क्या कि ये लाइन किसकी है, प्रेशर ऑफ बी की लाइन है। यानी कि किसी भी गिवन कंपोजिशन पे मैं जब इस लाइन तक जाता हूँ तो ये वाई डायरेक्शन मुझे क्या देती है, प्रेशर वैल्यू। तो सी डी क्या है, ये क्या है सी डी, प्रेशर ऑफ बी, पी बी की वैल्यू है। बी डी क्या, यहां से लेके यहां तक ये कौन सी लाइन जा रही है, प्रेशर ऑफ ए की लाइन। तो ये वाई डायरेक्शन का प्रेशर क्या देगा मुझे, प्रेशर ऑफ ए। तो यहां पर जो ये वैल्यूज आ रही है प्रेशर की वैल्यूज आ रही है। अगर आप व्हाइट लाइन तक जा रहे हो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इन लाइन तक जा रहे हैं तो पी ए पी बी वैल्यूज है। तो वहां से रीड करके लिख लिया अपन ने। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। ये वाले सवाल के अंदर रिलेशन ही आ गया। नेक्स्ट अपने को, इससे बाहर आते हैं। ठीक है, ये सवाल अपने नोट कर रहे हैं। मैं डिक्टेट कर देता हूं, जिनको दिख रहा है वो देख के भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेट करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। छोटी स्क्रीन पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे मोबाइल पे वो नोट करेंगे। बेंजीन, क्वेश्चन नोट करना चालू करें, डिक्टेशन चालू हो गया है। बेंजीन ब्रैकेट में पी ए नॉट की वैल्यू, पी ए नॉट इक्वल टू 200 mm of Hg, ब्रैकेट क्लोज, एंड टॉल्यूइन ब्रैकेट में पी बी नॉट, and toluene bracket में pb naught equal to 100 mm Hg, bracket close, are mixed to produce हाँ ये मिल गई होगी ग्रुप के अंदर, बट ये आपके क्लास का ही पार्ट है, कुछ बच्चों ने क्योंकि पढ़ाया नहीं तो आपने कर लिया तो बात अलग है। लिखेंगे फटाफट, बेंजीन पी ए नॉट इक्वल टू 200 mm Hg एंड टॉल्यूइन पीबी नॉट। अच्छा आप एक काम कर सकते हो ना, ये पार्ट कि आपके पास में अगर ये रिटर्न में है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, तो अब आप इसको, जिन्होंने इसको ले लिया है अपने पास अवेलेबल है, वो उसको देख करके सवाल सॉल्व करना चालू करें। बाकी बच्चों के लिए मैं रीड कर देता हूं। बेंजीन पी ए नॉट इक्वल टू 200 mm Hg एंड टॉल्यूइन पीबी नॉट 100 mm Hg आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस एन आइडियल सॉल्यूशन, find the vapor pressure of the solution, and the mole fractions in vapor phase, for the following cases, पहला केस 1 mole benzene plus 2 mole toluene, 1 mole benzene plus 2 mole toluene। सेकेंड केस, सारे केसेस एक साथ लिख लेंगे। सेकेंड केस 40% by mole benzene, 40% by mole benzene। थर्ड केस 39% by mass benzene, 39% by mass benzene। फोर्थ केस जो कि होमवर्क में आप लोग ले लेना, 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, मोलैलिटी दिए, मोलैलिटी है ना, 2 मोलल, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी, 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन टॉल्यूइन
फोर्थ वन इज 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन टोल्यूइन। ठीक है, ये 4 सवाल है। फोर्थ वाला आपका होमवर्क पार्ट, बाकी अपन करेंगे अभी। तो फर्स्ट वाले के अंदर कुछ बच्चों ने आंसर रिपोर्ट करना चालू किया है। आपको क्या क्या चीजें देखनी है? आपको निकालना है टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, यानी पीएस वैल्यू निकालनी है, और वाई ए वाई बी वैल्यू निकालनी है, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस। तो सभी सवालों में इसमें से 3 यही करेंगे, चौथा घर पे करेंगे। पीएस निकालना है, वाई ए वाई बी निकालना है। फोर 400/3 कुछ बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। दिव्यांश ने बोला 400/3, कृतिका ने बोला है 2/3 1/3। ये मोल फ्रैक्शन बता दिए गए हैं। 400/3 काफी सारे बच्चों का आने लगा है। विधान का आया 300, 403 पंखुड़ी का 400/3 कह रही, 403 कह रही पंखुड़ी। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों के रेस्पॉन्स आने लगे। ठीक ठीक ठीक, कुछ बच्चों का 400 300 ऐसा भी जा रहा है। सही आंसर 400/3 है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको एग्जाम में भी काम आएगी, तुरंत ऑप्शन से चेक करने का पार्ट, कुछ चीजें एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, मतलब कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था कि आइडियल सॉल्यूशंस में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्योर कंपोनेंट्स के प्रेशर के बीच में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। यानी आपके सॉल्यूशन में प्रेशर मिनिमम 100 हो सकता है जब प्योर बी लिया गया हो, और जब वो प्योर ओ में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम 200 जाएगा। बीच के किसी भी कंपोजिशन में इन दोनों लिमिट्स के बीच में रहेगा। तो आपको ये एक पॉइंट बहुत हैंडी हो सकता है। कई बार बच्चे कहते हैं ट्रिवियल सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में अपने को काम आ गया। मान लो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे जा रहे जो इस रेंज के बाहर है, तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, चौथा ऑप्शन डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके आंसर कभी भी इस लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे। तो 100 से छोटा किसी का है तो गलत, 200 से ऊपर वाले जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं उनका गलत। बाकी बच्चों के लिए अब अपने को देखना पड़ेगा कि उन्होंने सही निकाला कि नहीं निकाला। तो अपने पास में फटाफट यहाँ पे अगर देखें, 1 मोल बेंजीन का, 2 मोल टोल्यूइन का, टोटल कितने हैं? 3 मोल। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1/3 आ जाएगा। तो यहां पर एक्सए की वैल्यू 1/3। बेंजीन को मैं ए से बुला रहा हूँ कि PaNO उसका सिंबल लिया था अपन, है ना। ए स्टैंड्स फॉर बेंजीन, और टोल्यूइन के लिए हो जाएगा XB की वैल्यू 2/3। तो केमिस्ट्री का पार्ट लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला PaNO XA प्लस PB0 XB। ठीक है, वैल्यू डालते हैं। बेंजीन का प्रेशर दिया 200, मोल फ्रैक्शन अपन ने देखा 1/3, टोल्यूइन का प्रेशर 100, मोल फ्रैक्शन 2/3। तो ये जो पहला वाला पार्ट है वो क्या है? बेंजीन का प्रेशर। दूसरा पार्ट टोल्यूइन का प्रेशर। 200/3 प्लस 200/3, दिस बिकम्स 400/3। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ HG। तो आंसर आपका 400/3 आ गया। वाई ए वाई बी की वैल्यू बता रहे हैं 0.5 बोलना शुरू किया है। मनन ने आंसर दिया 0.5। ठीक है ठीक है, सुरेश ने एक पॉइंट पूछा है, सभी बच्चे एक पॉइंट सुनेंगे, अभी टाइप करना बंद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक चीज आप बाय डिफॉल्ट हमेशा मानेंगे, जब भी सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, जैसे यहाँ पे 1 मोल बेंजीन 2 मोल टोल्यूइन मिलाया गया, अब इसमें बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर हमने जो मिलाया है अब उसमें से कुछ इवेपोरेट होगा, तो कुछ लिक्विड में होगा, कुछ वेपर में होगा, हमें क्या पता, ये तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन हुई, स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स भी कैसे मान ली। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट असम्पशन रहता है कि जो दिया गया है वो ये मान के चले कि ये सॉल्यूशन बनने के बाद का डेटा है कि 1 मोल बेंजीन एंड 2 मोल टोल्यूइन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अपन ऐसा मानते हैं, अनलेस कि यहाँ पे कुछ और तरीके से स्पेसिफाई किया गया। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन में ये जो गिवन क्वांटिटीज होती है वो अपन फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर की मानेंगे। ठीक है, ये ऐसा असम्पशन रहता है, ये माना रहता है। ठीक है, हाँ समित मैंने बता दिया वो लॉजिक ना, अपने को ऐसे मानना ही रहेगा इसके अंदर। हम ये मान के चलते हैं दीज आर द क्वांटिटीज आफ्टर मिक्सिंग और आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिक्विड फेज की क्वांटिटीज। अब एक चीज यहां से देखें, वाई ए वाई बी की आप फॉर्मल अप्रोच से जाके निकाल सकते हैं फॉर्मुलेशन यूज करते हुए, लेकिन मुझे एक चीज डायरेक्टली दिख रही है, दिस फर्स्ट पार्ट इज PaNO, sorry PA, partial pressure of A, and the second part is PB।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास चीजें बहुत फास्ट चली जाएंगी। मुझे दिख रहा है कि दोनों कंपोनेंट का प्रेशर सेम है। जैसे इस रूम के अंदर अगर टोटल प्रेशर 1 एटीएम है, उसमें से 0.5 नाइट्रोजन गैस लगा दे और 0.5 एटीएम ऑक्सीजन लगा दे, तो आप कहेंगे आधा आधा प्रेशर लगा रहे, मतलब मोल्स भी आधे आधे होंगे, दोनों के इक्वल मोल्स रहे होंगे। तो सेम कहानी यहाँ पे देख के अपन बोल सकते हैं। तो इसलिए ये पता चलता है कि वेपर स्टेट में ए और बी दोनों के मोल्स बराबर है, तो मोल फ्रैक्शन YA/YB 0.5 आ जाएगा। और अगर एकदम फॉर्मली निकालना हो तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताया गया, तो जो मैं इधर बता देता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कैन बी रिटन एज P नॉट एक्स ए, ये राउल्ट्स लॉ से लिखते हैं अपन, और डाल्टन्स लॉ से क्या लिखते हैं YA इंटू PS। ऐसे दो फॉर्मूले, मतलब ये या फिर बी के लिए भी ऐसा लिखा था, अपन ने बॉक्स में बंद किया है। फिर से मैं बोलूंगा, ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। ये फॉर्मूला आपके सवालों को बहुत बार आसान बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि हमारे पास किसी भी कंपोनेंट के प्रेशर को दो तरीके से लिखा जा सकता है, उनको इक्वेट किया है। अब आपको क्वेश्चन में PA नॉट पता है, XA पता है, PS पता है, अभी भी निकाला, वो डेटा डाल सकते हैं। तो दिस इज 200 इंटू 1/3, YA की वैल्यू निकालनी है, इंटू 400/3, तो यहां से YA की वैल्यू आ गई हाफ। ये एकदम फॉर्मल अप्रोच से हमने निकाल दिया, जो कि मैं डायरेक्टली भी इस पर्टिकुलर सवाल में दिख रहा है कि प्रेशर बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर होंगे 0.5 0.5। अगर कभी कुछ और डेटा रहा, रैंडम वैल्यूज रही, तो दिस इज द अप्रोच। ठीक है, टोटल प्रेशर का आंसर ये रहा 400/3 मिलीमीटर ऑफ Hg। मोल फ्रैक्शन का एक आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अगर YA वैल्यू हाफ है तो नेचुरल सी बात है YB भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, अगले सवालों के आंसर चालू हो गए। शायद मनन ने नेक्स्ट क्वेश्चन का रिपोर्टिंग चालू किया है। ठीक है, 140 140 काफी सारे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जिनको नोट करने वाला पार्ट है फास्ट नोट करेंगे, क्योंकि PDF के अंदर अपन स्लाइड करके आगे नहीं लिख पाएंगे, तो मैं इसी को मिटा दूंगा। और वैसे तो ज्यादा नोट करने से चाहिए कि अपन दिमाग के अंदर चीजों को ध्यान रखें, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, टाइम बचाने की बात नहीं है, सच्ची में ऐसा होता है कि आपको चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस करना है कि यार क्या किया था, घर पे जाके दोबारा कर लो बिना देखे कि अप्रोच क्या लगा, ये अच्छा ये फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पता थी, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखे, एक बार देखा तसल्ली से और उसको घर पे कर लिया। ऐसा कई बच्चे पीछे पास्ट में करते रहे कि वो सवाल को समझ लेते हैं और घर पे जाके दोबारा खुद से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कई सारे बच्चों ने आंसर रिपोर्टिंग चालू कर रखी है। 4/7 मोल फ्रैक्शन, 3/7 मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर 140। चलो इसको मिटा के चालू करते हैं। सेकंड केस के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ माइनर चेंजेस करके भी बता सकता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया बाय मोल। अगर आपको याद होगा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में 100 का फैक्टर होता है, जो परसेंटेजेस रहते हैं उनको आप 100 से डिवाइड कर दो, आपको फ्रैक्शन मिल जाएंगे। क्योंकि ये मोल का परसेंट है, तो 100 से डिवाइड करने पे मोल का ही फ्रैक्शन मिलेगा, और हमें वो ही चाहिए। तो इस सवाल में बस ये चीज बदल गई है, सेकंड सॉल्यूशन में ये वैल्यूज बदल गई है। ठीक है, बाकी अप्रोच वैसे लगने वाली है। यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो बदल जाएगी, यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है बदल जाएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो बदल जाएगा। ठीक है, तो 40 को 100 से डिवाइड किया 0.4, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.4, और दोनों का सम होता है 1। XA XB का सम 1 होता है, ये 0.4 है तो ये 0.6 है। वापस से सवाल रिपीट हो गया है, डेटा यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, प्लग हो गया। ठीक है, 0.4 को मैं एक बार 4/10 लिख देता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस ऐसा ही मिल रहा है कुछ। XB की वैल्यू 6/10 लिख लेते हैं, 0.6 को। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। जो भी आ रहा है इधर से, कितना आ रहा है, ये 80 इधर से आ रहा है और 60 इधर से आ रहा है, 140 आ गया, 140 mm ऑफ Hg आ गया। ठीक है, 60 यहाँ से आ गया और 80 इधर से आ गया। 140 mm ऑफ Hg जो बोल रहे हैं आप लोग वो ठीक है। सॉल्यूशन का प्रेशर 140 और मोल फ्रैक्शन ध्रुव ने बोले, काफी सारे बच्चों ने बोला है YA YB 4/7 3/7। आगे की अप्रोच बिल्कुल वैसी है। ये पहला वाला पार्ट जो आपने अभी भी क्या निकाला है 80 आ रहा है, जो ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो मैं इसमें डायरेक्ट डेटा डाल के बता रहा हूं, यहाँ पे YA की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमारे पास में
ये अपन ने निकाला पहली टर्म जो कि 80 आ रहा है, टोटल प्रेशर 140 आ रहा है, 8/14 और 4/7। ठीक है, अगर y ये इतना आ गया है तो y भी नेचुरली 1 में से सब्ट्रैक्ट करके 3/7 बन जाएगा। तो ये आपके आंसर हैं, yb की वैल्यू, ये ya की वैल्यू, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोल्यूइन का मोलर मास कितना होता है? 92। अगले सवाल है जो बच्चे कर रहे हैं, बेंजीन का मोलर मास 78, टोल्यूइन का मोलर मास 92। टोल्यूइन इज बेसिकली बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। ठीक है, सेकंड सवाल का सॉल्यूशन था। फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं, सेम लॉजिक है। थर्ड क्वेश्चन पे आप लोग आ गए हैं, थर्ड के आंसर रिपोर्टिंग चालू की क्या? थोड़ा अप्रोक्सीमेट जा सकते हो ना थर्ड वाले में। चर्चित ने बोला 1000/7 थर्ड का आंसर। आप थर्ड वाले की रिपोर्टिंग करेंगे। थोड़ा इसमें आंसर डिफरेंट इसलिए हो जाएंगे, कुछ बच्चे कैलकुलेटर से जाएंगे शायद, तो कुछ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, तो इसलिए आंसर थोड़े थोड़े अलग दिखेंगे। मैं अप्रोक्सीमेशन में जाऊंगा। ठीक है, 1000/7, 500/7, 142.8। अक्षत ने ऐसा बोला 142.8, प्रियांशु 100.5, चर्चित ने कहा 93 मान लेते हैं, मुस्कान ने बोला 150, 139। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थर्ड वाले को। ऊपर वाले दोनों सवाल, इनफैक्ट आप अगर देखें हमारा राउंड स्लो चलता है मोल फ्रैक्शन पे। हमारा टारगेट ये होगा कि हम किसी भी तरह का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किया गया उसको ले जाएंगे मोल फ्रैक्शन पे। तो पहले वाले में मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट मिला, दूसरे वाले में 100 से डिवाइड करके मिल गया। अब यहाँ पे मास परसेंट है तो 100 से डिवाइड करके नहीं मिलेगा, 100 से डिवाइड करोगे तो मास फ्रैक्शन मिलेगा, मोल फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन बनाना है तो पहले अपने को इसको मास से मोल की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। तो थर्ड वाले के अंदर एक चीज हम देखें, 39% बाय मास बेंजीन को अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं, इसका अर्थ यह है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 39 ग्राम बेंजीन के हैं। तो बाकी जो बचा है, दिस इंप्लाइज जो 61 ग्राम बचा है वो टोल्यूइन है। तो अल्टीमेटली हमारे पास दोनों कंपोनेंट के मासेस आ गए। अगर मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ जाएंगे, यानी कि पहला वाला सवाल रिपीट हो गया विद डिफरेंट डेटा। वहां पे मोल्स 1 और 2 थे, यहाँ पे कुछ अलग आ जाएंगे, लॉजिक वही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने की तरफ लेके जाऊंगा। मोल्स निकालता हूं, बेंजीन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैं मोल्स ऑफ ए लिख लेता हूं। Na will be given mass 39 अपॉन मोलर मास 78 होता है बेंजीन का, 39/78, ये आ गया हाफ मोल। टोल्यूइन की मोल्स निकालें तो गिवन मास 61, मोलर मास 92। इसको थोड़ा राउंड अप करने के लिए मुझे ऐसा अच्छा एक डेटा पास में दिखाया, इनकी शक्लें थोड़ी सी बदल दी मैंने, अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा यार 62 और 93 ठीक लग रहा है, ऐसा मैंने कर लिया था अपने टाइम पे, पहले कभी जब किया है। तो ये 31 की टेबल में आ गया, 31 2 जा, 31 3 जा। ठीक है, तो ये 2/3 बन गया भाई। तो हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए, 1/2 और 2/3। ऐड कर लेंगे तो टोटल मोल्स एन टोटल वो क्या हो गया, Na प्लस Nb। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कुछ आएगा 7 बाय समथिंग, 3 4 7/3। टोटल मोल 7/3 आ जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल मोल्स पता है, टोटल मोल्स पता है, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ए का मोल फ्रैक्शन ऐसे बी का मोल फ्रैक्शन, फिर वापस सेम फॉर्मूला। ठीक है, 7/6 आ रहे हैं क्या टोटल मोल्स? हाँ एलसीएम में 2 और 6, हाँ सही बोल रहे हो, 7/6 आएंगे, सॉरी। तो टोटल मोल्स 7/6। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेटर से देखेंगे तो एग्जैक्ट दिखेगा,
मनन ने बोला अप्रोक्सीमेटली 1000/7 आ जाएगा और वाई वाई बी 0.6 0.4। अब उसी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो इसके अंदर ज्यादा नहीं सोचना है, सबके आंसर डिफर कर रहे थे, लॉजिक ही पकड़ना है अल्टीमेटली। क्वेश्चन में क्या हुआ, कैलकुलेशन में थोड़ा हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया, वो मैटर नहीं करेगा। सारे सवालों में जो लॉजिक चला था कि अल्टीमेटली हम एक्स से एक्स बी, स्मॉल एक्स बी निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो निकालने के लिए अपने को जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे एग्जाम में अपने को कैलकुलेशन वाला पार्ट सीधा सरल मिले, तो अपने मोल सीधे सरल निकल जाएंगे बिना कोई अप्रोक्सीमेशन के, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, फोर्थ वाला पार्ट आपका होमवर्क है भाई, आगे का अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, शायद जहां तक मुझे ध्यान है 1000/7 के आसपास से आंसर आएगा। लॉजिक पकड़ लिया है, लॉजिक ही पकड़ना है, आईआईटी की तरफ तैयारी कर रहे हैं अपन लोग, तो आगे के मैथमेटिकल पार्ट जो बचा है कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं, अभी घर पे आप कर लेना। और फोर्थ वाला होमवर्क हो गया है। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं या नहीं मिटाऊंगा, चलो एक बार नोट करो तो कर लो, लेकिन स्लाइड जब मैं करूंगा तो इसमें एक अच्छी सी घटना घटती, ये वाली। ठीक है, नोट करते जाओ, जिसको नोट करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट फटाफट नोट करो, अगला सवाल आने वाला है। ये खाली जगह मैंने क्यों छोड़ी थी, मैंने सोचा था इसी पे सारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे, लेकिन इसमें समस्या ये कि लिखा हुआ स्लाइड नहीं होता, उसकी व्यवस्था देखेंगे फिर कभी, पीडीएफ में ही डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं अपन। आ चुका है अगला सवाल, तो जिनके पास में ये पीडीएफ वगैरह पड़ा हुआ ही होगा बाई चांस, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने से जो भेजा था वो तो इवनिंग बैचेस में भेजा था, बाकी आपके पास मेंटर से थ्रू पहुंच गया होगा। तो जिनके पास क्वेश्चन पड़ा है अच्छी बात है, वो सॉल्व करें, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं भाई, टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी, नोट करेंगे फटाफट, टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी are mixed in the molar ratio 3:1. Two miscible liquids A and B are mixed in the molar ratio 3:1, and the vapor pressure of solution produced, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड पे लिखेंगे, and the vapor pressure of the solution produced is found to be 550 millimeter of Hg. Vapor pressure of the solution produced is found to be 550 mmHg at a temperature T Kelvin. ठीक है, सेंटेंस दोबारा पढ़ लेता हूं, two miscible liquids A and B are mixed in the molar ratio 3:1, and the vapor pressure of the solution produced is found to be 550 mmHg at a temperature T Kelvin. When the molar ratio, आगे लिखेंगे, when the molar ratio is taken as 4:1, when the molar ratio is taken as 4:1, the vapor pressure of solution is, when the molar ratio is taken as 4:1, the vapor pressure of solution is 560 mmHg. The vapor pressure of solution is 560 millimeter of Hg at the same temperature. तो दूसरे केस में प्रेशर 560 है, पहले 550 था, पहला 550 था, दूसरा 560 है। ठीक है, vapor pressure of the solution is 560 mmHg at the same temperature. Full stop. Find the vapor pressures of pure liquids. Find the vapor pressures of the pure liquids at the same temperature. Find the vapor pressures of the pure liquids at the same temperature. कुछ बच्चों ने आंसर रिपोर्ट करना चालू किया, मैं आंसर नहीं बोलूंगा उन बच्चों के लिए जो कि भी कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा स्पीडीली करेंगे। इक्वेशंस क्या यूज करनी है अपने दिमाग से देखो। हाँ, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल फ्रैक्शन बाय डिफॉल्ट लिक्विड के रहते हैं ना, हमेशा हमने बोला है कि जब भी कोई लिक्विड से मिक्स करने की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शंस लिक्विड फेज के रहते हैं।
तो 3:1, 4:1 ये जो मोल फ्रैक्शंस हैं ये लिक्विड फेज के हैं, हमेशा लिक्विड फेज के मानने। तो काफी सारे बच्चों ने आंसर देना चालू कर रखे हैं और काफी सारे बच्चों के आंसर सही हैं। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, चलो नाम भी लेने क्या दिक्कत है, बच्चों को पता तो चल ही नहीं रहा है। तो कृतिका का आंसर सही है, अनन्या का नहीं सही है, जिया का सही है और काफ़ी सारे लोगों का सही आ रहा है। तनिष्क का सही है, काय वॉकर सही है, सुमित का सही है, तनिषा का सही है, यश गुप्ता सही है, ठीक है, वीवो 1916 सही है। जिन्होंने एक बार रिपोर्ट करी दोबारा रिपोर्ट नहीं करें, अक्षत का सही है, यशिका का सही है, ठीक है, सत्यम का सही है, दिव्यांश का सही है, काफ़ी सारे लोगों का सही आ रहा है। बाकी कुछ लोग गलत जा रहा है भी, गौतम तुम्हारा गलत है, अर्णव तुम्हारा गलत हो रहा है, ठीक है। चलो यश रावत का भी गलत। चलो अब देख लेते हैं ना फटाफट क्या किया इसके अंदर। अपने को मोल फ्रैक्शन सॉरी मोलर रेशियो दिए हुए हैं, तो आप इनको मोल्स मान लो ताकि मोल फ्रैक्शन इजीली निकल जाए। ए के 3 मोल, बी का 1 मोल, टोटल मोल कितने हो गए 4। ए का मोल फ्रैक्शन 3/4। तो दो सॉल्यूशन चल रहे हमारे पास में। तो पहले सॉल्यूशन की बात करें, फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास में है उसके अंदर एक्स ए की वैल्यू 3/4, एक्स बी की वैल्यू 1/4 आ गई फिर, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होता है। कैसे निकाला? 3 मोल और 1 मोल ही मान लो, ये मोलर रेशियो की क्वांटिटीज को मोल्स मान लो, तो टोटल मोल्स हो गए 4, उसमें से 3 मोल ए के हैं, तो ए के मोल बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसे बी का निकाल दिया। एक्स एक्स बी वैल्यू पता है आपको, टोटल प्रेशर पता है, तो इक्वेशन लगा देते हैं ये वाली, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अपनी सूझबूझ से जब आपको लगे कि हाँ मेरा समझने वाला पार्ट अभी थोड़ा बीच में कम हो गया है, क्या ये तो समझ में आ गया, तो नोट भी फास्ट फास्ट कर लिया करो जिनको नोट करना है। तो कई बार बच्चे पूरा सुनते सुनते रहते फिर लास्ट में नोट करते हैं। भाई एक्स एक्स बी की लॉजिक मेन सुनने का था वो सुन लिया, अब तो ये नॉर्मल इक्वेशन, इसमें मैं डेटा पुल करूँ, पुट करने वाला हूँ, आप अब सोल्व करना मतलब नोट करना चालू करें। प्रेशर सॉल्यूशन पहले केस में 550 दिया, ये डाल दिया 550। पी ए नॉट अपने को पता करना है, तो पी ए नॉट को पी ए नॉट लिखा, इनटू एक्स ए की वैल्यू 3/4 प्लस पी बी नॉट पता करना है, इंटू एक्स बी की वैल्यू 1/4। ठीक, इसको उधर ले जाते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2200 आ रहा है वो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2200 और इधर की तरफ आ जाएगा हमारे पास में 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, साथ साथ में नोट करते जाएंगे, ज्यादा कुछ लॉजिक अब बचा नहीं। यहां पे नोट करना बंद करके एक बार फिर से सुन लेंगे। सॉल्यूशन नंबर सेकंड सॉल्यूशन में मोल रेशियो 4:1 है, इनको मोल्स मान लो, 4 मोल 1 मोल, टोटल कितने हो गए 5, एक ही उसमें से 4 है, तो एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो एक्स ए की वैल्यू, ए के मोल्स जो कि 4 है, टोटल मोल्स जो कि 5 है, यहां से एक्स भी मिल गया 1/5। सेम कहानी रिपीट करनी है, तो मैं ये इक्वेशन लिख के नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली डेटा प्लग कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन का प्रेशर अब कितना है 560, पी ए नॉट अभी भी वेरिएबल पता नहीं हमें, इंटू एक्स ए 4/5 प्लस पी बी नॉट इंटू 1/5। 5 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई किया 2500, 60 से मल्टीप्लाई किया 300, 2800 आ गया। 5 को लेफ्ट में ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 2800 आ जाएगा, और राइट में बचेगा 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गई है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दिया जाए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2800 में से 2200 गया, 600 बचा, और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो पी बी नॉट कट जाएगा, 4 पी ए नॉट में से 3 पी ए नॉट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ पी ए नॉट। पी ए नॉट की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में फीड कर दो किसी भी एक में, तो आपका पी बी नॉट आ जाएगा 400। यूनिट्स मिलीमीटर ऑफ एच जी चल रही है ना, एम एच जी, पी बी नॉट आ गया, ये पी ए नॉट आ गया। ये आपके दो आंसर। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर रिपोर्ट किया था, 600 400, ठीक है। तो
एक चीज आपसे मैं शेयर करूंगा, इवनिंग के बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था उसमें कुछ बच्चे बोल रहे सर समझ नहीं आता है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है। तो उसका सीधा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, हो ये रहा है कि आपने घर पे जाकर के चीजों को अपने हाथ से अच्छे से लिखा नहीं होगा। तो आज एक काम करना, जितना भी हो सके अपन मेंटली रिकॉल पे फोकस करते हैं रिवीजन की बजाय। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक चीजें ठीक से रिवाइज नहीं की है, उनके दिमाग पे जोर डाल के पीछे की चीजें याद आना मुश्किल काम है। तो वो तो घर पे जाके पहले एक बार चीजों को अच्छे से सारी पढ़ लो, A to Z। सारे फॉर्मूले जहां जहां लिखे थे वो सब एक जगह लिख लो और समझ लो कि ये फॉर्मूला क्या क्या देता है, इसमें टर्म्स क्या है, पीए नॉट क्या होता है, पीबी नॉट क्या होता है, एक्स एक्स बी क्या है, पीएस क्या है, अपने हाथों से लिखो। ठीक है, आज आज ये काम कर लो, फिर इसको अपन रेगुलरली करते जाए अगले 4-5 दिन तक। बस ये ध्यान रहे कि आज तो अपन ने सब देख करके पढ़ करके फिर ये लिखा है, कल अपन बिना देखे लिखेंगे। कल अपन दिमाग पे जोर डाल के रिकॉल करते हुए खुद से लिखेंगे और देखेंगे कितने फॉर्मूले, कितनी बातें याद आ गई। डेफिनेशन है तो कोई कोई पॉइंट्स हैं, इवेपोरेशन की रेट किन किन पे डिपेंड करती थी, कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर क्या होता है किस पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें जो जो चैप्टर में जुड़ती जा रही है थोड़ा थोड़ा कर करके, घड़ा भर रहा है बूंद बूंद करके। कुछ लोग सीधा घड़ा उठाएंगे तो उनके लिए टेंशन है भैया, जो बूंद बूंद संभालते जा रहे हैं, बूंद आई बूंद गटक ली, घड़ा खाली रखते हैं अपना, है ना, इधर गटक जाते हैं दिमाग में पहुंचा देते हैं, उनका जीवन सरल है। जो घड़ा उठा करके उड़े लेंगे सर के अंदर, उनके लिए टेंशन होगी। तो बेहतर है कि रोज का रोज डाइजेस्ट करें, चबा चबा के पढ़ें, डेली बेसिस की डोजेस को खूब अच्छे से चबाएं, बार बार जुगाली करें दिमाग में, मेंटल जुगाली, दिमाग में उसको रिसाइकल करते रहे, बार बार रोटेट की हाँ क्या पढ़ा क्या पढ़ा है। बढ़िया जाएगा, सब अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, इजीली जाएगा। ठीक है, चलो आपने नोट भी कर लिया हुआ इसी दौरान। अगले सवाल पे आते हैं भाई। ठीक, टेम्परेचर चेंज होता तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सवाल कल भी एक बच्चे ने पूछा था भाई। टेम्परेचर चेंज, हाँ कोटा स्टोन जी, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ चलो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। ऋतिक पूछ रहे हैं टेम्परेचर चेंज होता तो क्या फर्क पड़ता। भाई टेम्परेचर का यहाँ बार बार स्ट्रेस दिया गया, सेम टेम्परेचर वगैरह वगैरह, इसलिए तुम्हें ख्याल आया कि टेम्परेचर पे इतना जोर क्यों डाल दें। भाई वेपर प्रेशर टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, इनफैक्ट टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, हम बोलते हैं एक गिवन सिस्टम के लिए। यहाँ तो अपन कंपोजिशन बदल रहे तो सिस्टम अलग अलग चेंज होता जा रहा है, इसलिए बदल रहा था वो। तो हमने एक तो मोल फ्रैक्शन बदला, यानी सिस्टम का नेचर बदल दिया, उसके अंदर कंपोजिशन बदल गया। अगर मैं टेम्परेचर भी बदल दूं तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी जो वॉन्ट ऑफ रिलेशन जैसी थी, नाम था क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो मुझे वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देती है। अगर उसको भी बदलेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बनाया जा सकता है, फिर उसमें और एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, खैर वैसा आता नहीं कहीं भी सवालों के अंदर, जब आएगा बहुत ही सीधा सरल, सिर्फ टेम्परेचर बेस्ड सवाल होगा, उसमें फिर ये कॉन्सेंट्रेशन या मोलर रेशियो वगैरह नहीं फ्लक्चुएट करेंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपन। चलो अगला सवाल आ गया है, जिन बच्चों ने नोट करना है नीचे वाला नोट करें, मैं ऊपर वाला अगला सवाल डिक्टेट कर रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ, सुपरसोनिक स्पीड पे लिखना है अपने को, तेज तेज। सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A and B, solution of two volatile liquids A and B obey Raoult's law. Solution of two volatile liquids A and B obey Raoult's law. इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा बेटा, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। जूम करने के लिए स्क्रीन से बाहर जाना पड़ता है, बार बार कुछ पंगे रहते हैं, इसमें चलने दो। ये स्क्रीन डायरेक्टली जूम ऐसे नहीं हो रही थी, ये गायब और हो गया, देखो। हो गया, अच्छा एक हाथ से तो हो गया, बहुत बढ़िया, दो हाथ से नहीं हो रहा था। चलो चलो, कुछ तो हुआ। सॉल्यूशन ऑफ two volatile liquids A and B obey Raoult's law at a certain temperature. Solution of two volatile liquids A and B obey Raoult's law at a certain temperature. The vapor pressure, Raoult's law बाद full stop था ना, at a certain temperature the VP of the solution, at a certain temperature the VP of the solution is observed to be, at a certain temperature the VP of the solution is observed to be 400 mmHg. Full stop. The mole fraction of B in the vapor and liquid phase, यानी आप बेसिकली इसको YAXB बोल सकते हैं। The mole fraction of B in the vapor phase and liquid phase. The mole fraction of B in the vapor phase and liquid phase are 0.33 and 0.67 respectively.
The mole fraction of B in the vapor phase and liquid phase are 0.33 and 0.67 respectively. Find the VP of pure liquids. Find the vapor pressure of pure liquids. तनिषा ने आंसर रिपोर्ट किया है, राज ने भी रिपोर्ट किया है, ठीक है, जिया का आंसर आ गया है, कृतिका का आंसर आया है, इशिका का आंसर आया है, इतने बच्चों का भी आंसर आया है। सही गलत अभी देखेंगे। ध्रुव का आंसर आया है, सत्यम का आया है, सुयश का आ गया है, सुमित का आ गया है, आयुषी का आंसर आया है, एक आंसर दिया अभी आयुषी ने, अक्षत का आंसर आया है, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसको करें फटाफट। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ना, बाकी बच्चे कर लें। इस सवाल में थोड़ा सा समय ले लेते हैं, आप लोग ले लें मतलब। भाई जिन्होंने आंसर रिपोर्ट कर दिया आंसर अभी बार बार रिपोर्ट मत करो बच्चों। आप लोगों को कुछ और पूछना वगैरह है तो पूछने की कोशिश करो, मेरे से जितना कुछ दे पाऊँ अभी इस समय मैं आंसर वो करता हूँ, है ना। किसी को कुछ और पूछना है तो साइड बाय साइड वो अपन डिस्कस कर लेते हैं जब तक बाकी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने आंसर रिपोर्ट नहीं किया अपना आंसर रिपोर्ट करें, जिन्होंने आंसर रिपोर्ट कर दिया उनको कुछ और पूछना है जनरल तो वो थोड़ा यहाँ पूछ सकते हैं। आदित्य कह रहे नहीं बन रहा है, ठीक है आदित्य देखेंगे कैसे बनाना अभी दिखेगा। BB2 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, तनिषा पूछ रहे हैं। हाँ तनिषा BB2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक के अटेम्प्ट कर सकते हो, बट उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्टिलेशन से रिलेटेड होंगे जो आज की क्लास में प्रोबेबली कवर नहीं हो पाएंगे। तो या तो आप उनको सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जहां डिस्टिलेट कंडेंसेट ऐसे शब्दों का प्रयोग हो उनको छोड़ करके बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा वेट करें। आज एक वर्कशीट आपके साथ शेयर की जाएगी इससे रिलेटेड ही ना, एक वर्कशीट है जो आपको मिल जाएगी आज, तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही कंटेंट रहेगा। BB1 अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, BB1 अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अनिमेश कहते हैं आज क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो अनिमेश अपने को क्या काम करना है, मैंने बोला है अपने को सारे फॉर्मुलेशन सब चीजें अपने हाथों से दोबारा लिखनी है। चलिए भाई समय अपन ने काफी दिया, अब अपन आ जाते हैं इधर। हाँ ईशान ये सवाल तो बहुत लंबा सवाल है यार, मतलब इसका रिस्पॉन्स 11th का रिवीजन कैसे करें उसको अपन कोई और सेशन लेके बात कर लेंगे कभी। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करना है। सब बच्चे आंसर टाइप करना बंद कर देंगे। हेनरी लॉ राउल्ट लॉ सेम नहीं है, हाँ राउल्ट लॉ हेनरी लॉ के स्पेशल केस बोल देते बट वो टोटली डिफरेंट डोमेन में डील करते हैं। अब टाइप करना एक बार बंद कर देंगे। सब बच्चों के आंसर मैंने देख ली, मेजोरिटी बच्चों का आंसर सही जा रहा है। 800 और 200 ऐसे जो आंसर दिख रहे हैं, ठीक है वो आंसर होने वाले हैं। किसका कौन सा है वो भी दिख जाएगा। तो जिन बच्चों से ये नहीं हुआ वो देखेंगे कि कैसे किया जा रहा है, और घर पे जाके जो एक काम बोला वो करना ही करना है। पहले तो अपन अपने सिंबल्स पे चले जाए जो अपनी हैबिट में है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज यानी YB एंड लिक्विड फेज यानी कि XB। तो मुझे YB और XB दे रखे सवाल में। YB दिया है 0.33 और XB दिया है 0.67। कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि क्या सर YB और XB का सम 1 होता है। मैंने कहा ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। तो उसने कहा सर इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमने डेटा ऐसा सेट किया हुआ है, बट ऐसा लॉजिक नहीं है कि इन दोनों का सम 1 हो। ये तो डेटा हमने फीड कर दिया। YA YB का सम 1 होता है। तो यहां से अपने पास में एक जानकारी मिल गई कि A का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का 0.67 होगा, और यहां से जानकारी मिल गई है A का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज 0.33 होगा। तो ये चीजें अपन निकाल के रख लें, फिर आपको चीजें रिलेट होंगी धीरे धीरे। सॉल्यूशन का प्रेशर अपने को दे रखा है 400 है। ये जो सॉल्यूशन है जिसमें ये एक्स एक्स बी वैल्यूज हैं उसका प्रेशर 400 दे रखा है। तो आपसे PA0 PB0 पूछ रहे हैं। तो एक तरीका तो ये कि मैं वो इक्वेशन लगा दूं PA0 XA प्लस PB0 XB बराबर PS।
और ऐसे ही वेपर स्टेट का भी एक रिलेशन होता है 1/PS बराबर को रिलेशन जो है। लेकिन ज्यादा अच्छा अप्रोच, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के कॉम्बिनेशन से एक रिलेशन आया जो बहुत काम आता है, PA0XA इज YAPS। ये आपको याद आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैन बी रिटन इन दीज टू फॉर्मेट्स। ये राउल्स लॉ से, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, ये दोनों इक्वेट कर दिए। इसका फायदा क्या है, XA पता है, YA पता है, PS पता है, PA0 डायरेक्ट आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जिनसे नहीं बना था वो कई बार रियलाइज करेंगे हो जाने की बात कि अरे यार ये तो सरल था, ये कर सकते थे, या वाकई में कर सकते थे। बताओ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रिलेशन अपनी अभी हैबिट में ही ना, अब से रहने लगेगा। आज आपने देखा है कि अच्छा से अप्लाई हो जाता है, ये रिलेशन काम आ रहा है, तो आपको दिमाग में जब भी एक्स से वाई दिखेगा तो आपको याद आएगा हाँ एक्स से वाई आपस में इस रिलेशन में आते हैं। डेटा डाल दे, वाई ए वैल्यू 0.67, एक्स ए वैल्यू 0.33, 0.33 और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 400 दे रखा है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ठीक है, 0.33 इसको 0.66 टाइप मान लो, तो ये अपना 800 आ गया, 800 mmHg। और ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर तरीके से बी के लिए लिख देंगे। अब तो आप समझ गए, PB0XB तेज स्पीड से नोट कर लो, PB0XB बराबर YB इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से PB0 की वैल्यू आएगी YB ओवर XB इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। YB की वैल्यू 0.33, 0.33 बाय 0.67 इनटू 400, ये 1/2 आ गया। So this is approximately 200 mmHg. So these are the two answers, 200 और 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऋतिक बोल रहे थोड़ा डिफरेंट है, वो सही बात बोल रहे हैं आप, मैं समझ गया कि वो जो वेरिएशन है इसका है वो 0.33 और 0.67 को अपने 0.66 नहीं माना है, तो उसका आंसर थोड़ा डिफर कर जाएगा, मान लिया वो, थोड़ा हम राउंड अप करके चल रहे हैं, 0.67 को 0.6 मान लिया, तो ये बेसिकली 2 टाइम्स। तो आंसर में माइनर वेरिएशन है, जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे 812 और 197, ये सही आंसर, ये कैलकुलेटर से एकदम करेक्ट आ रहा होगा। क्या और डिटेलिंग में अक्षत ने बोला है कैसे कैसे डेसिमल प्लेस तक 2 ठीक है, लास्ट क्लास का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिए। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन था विराज, उसको यार अलग से व्हाट्सएप पे पूछना मेरे से, है ना, अलग से पूछ लो, पक्के से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, फोन नंबर तो मैंने दे रखा है। हमेशा सम 100 आएगा, 1000 आएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा पिछले केस में हो गया था, इस बार ये बोल रहे हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ये डेटा प्रभु की माया, ऐसा सेट हो रहा है कुछ, है ना, कि सम ऐसा आ रहा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। तो जिन बच्चों से पहले नहीं बना उनको भी ये चीजें दिखेंगी। देखो फॉर्मूले 50 नहीं है, फॉर्मूले 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो आप बार बार लिखोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे और फिर याद प्रैक्टिस कर करके अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं भाई। इसका अप्रोच था ये मेन फॉर्मूला, दिस इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द इक्वेशन। 2 तरीके से हम प्रेशर को लिख पाए किसी भी कंपोनेंट की। अगले सवाल पे आते हैं, आ जा भैया, चौथा सवाल, चलिए डिक्टेट कर रहा हूं मैं, वापस से लिखेंगे। सुपरसोनिक स्पीड पे अपने को चलना, आपको पता ही है। एट अ गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर, at a given temperature total vapor pressure in torr, ब्रैकेट में लिख सकते हैं in torr, at a given temperature total vapor pressure in torr of a mixture, total vapor pressure in torr of a mixture of volatile components A and B, of volatile components A and B is given by, अब मैं इक्वेशन लिखवा रहा हूं, P equal to 120 minus 75 xb, छोटा xb ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन लिक्विड फेज। तो इक्वेशन थी P equal to 120 minus 75 xb, xb इज मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन द लिक्विड फेज होता है वो। फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू करेंगे, फाइंड द Vp ऑफ प्योर लिक्विड्स।
फाइंड द वीपी ऑफ प्योर लिक्विड्स। ठीक है, इसमें अब आंसर्स रिपोर्टिंग चालू हो गई है। ईशिका कह रही इस क्वेश्चन के अप्रोच समझ में नहीं आ रही, आएगी आएगी। ये क्वेश्चन देखो, टोटल प्रेशर को अपन कैसे लिखा करते हैं उसके हिसाब से सोचो। प्रेशर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। उसको अपन केवल एक्स बी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लें, एक्स एक्स बी में एक रिलेशन था। एक थॉट ये है। आंसर रिपोर्टिंग हो रही काफी देर से। निश्चय आंसर नोटेड बेटा। सजल ने आंसर रिपोर्ट किया, जिया ने रिपोर्ट किया, जियोनी ने रिपोर्ट किया, दिव्यांश ने किया, काफी सारे लोगों ने किया। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, बाकी बच्चे तब तक सोचें। और सरल सवाल है। चलिए अब रिपोर्टिंग बंद करेंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, उसके बारे में बताएंगे आप लोग ना। मुझे ये बताओ कि इसको कर, हालांकि मैंने एक चीज अभी डिस्कस कर ली है, कुछ बच्चों ने सुनाओ कुछ ना सुनाओ, कैसे जाएं इसके अंदर। भाई एक तरीका तो ये है कि अपन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को जो लिखा करते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, उसमें एक्स ए को अपन 1 माइनस एक्स बी लिख लें और उसको थोड़ा सा अरेंज कर ले और इससे कंपेयर कर ले। जो टोटल प्रेशर की इक्वेशन है उसको एक्स बी की टर्म्स में लिख करके इससे कंपेयर कर ले, तो वहां से अपने को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो कंपैरिजन के थ्रू जो गए वो बच्चे लिखेंगे कंपेयर कंपेयर कंपेयर, जिन्होंने कंपेयर किया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने कंपेयर किया है। यश गुप्ता बोल रहे हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है, डायरेक्टली कैसे कंपेयर किया, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना कैसे कंपेयर किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे ने अभी सुरेश ने बोला है कुछ बहुत अच्छा कि एक्स बी इक्वल टू 0 डाल दे, डायरेक्ट 1 डाल दो, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा लॉजिक बता रहे हैं और इसी अप्रोच से हम जाएंगे। कुछ कुछ सवालों के अंदर यही बहुत ही अच्छी एकदम ब्यूटीफुल सी चीज रहती है कि यार एकदम तरीका कुछ ऐसा सूट करता है कि तुरंत हो जाता है वो। तो एक तो तरीका था कंपैरिजन का, थोड़ा लेंदी अप्रोच। दूसरा है कि अपन इसके अंदर वैल्यूज डाल दे। वो वैल्यूज के क्या है, वो ये है, हमें ये पता है कि व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 0, जब सिस्टम में एक्स बी 0 होता है उस समय सिस्टम में केवल प्योर ए मौजूद है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स पी ए नॉट। भाई जब बी है ही नहीं, केवल ए ही मौजूद है, तो सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब पी ए नॉट, और अपने यही पता कर रहे हैं तो एक्स बी 0 डाल दो। तो अपने पास में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी ए नॉट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 डाल दूं तो 75 इंटू 0 गायब हो गया। तो यहाँ से पी ए नॉट की वैल्यू आ गई 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। और ऐसे मुझे अगर प्योर बी का प्रेशर पता करना तो एक्स बी की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो व्हेन, अब नोट कर लेंगे ना, कुछ बचा नहीं इसके अंदर। व्हेन एक्स बी इज 1, उस समय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी बी नॉट होता है। तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन थी वो पी बी नॉट के लिए हो जाएगी एक्स बी इक्वल टू 1 पे 120 माइनस 75 टाइम्स 1, दैट इज 45 टॉर। ठीक है, मिलीमीटर पे एच टॉर एक ही बात होती है, कुछ बच्चों की ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। 1 टॉर is same as 1 मिलीमीटर of Hg। 1 टॉर और 1 मिलीमीटर of Hg एक ही बात है। तो आंसर आपके 120 और 45 आ गए पी नॉट पी बी नॉट के। वैल्यू अपोजिट आ रही है तो कुछ थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा। हाँ इशिका, ये अप्रोच बहुत अच्छी है। मतलब ये चीज मैंने आईआईटी के पेपर्स में के क्वेश्चन में देखी कई बार कि अब आईआईटी के एडवांस की बात कर रहा हूँ, एडवांस के एग्जाम का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर कभी कभी ऐसा होगा कि कोई चीज आपको एक रेगुलर अप्रोच से बहुत लेंदी तरीके से जा रही होगी, वहीं पे एक स्मार्ट सा अप्रोच हो जाएगा कि डायरेक्ट जाने वाला, कि अपने कुछ एकदम इमीडिएटली दिख गई। ऐसा कुछ सालों में ऑब्जर्व किया मैंने। तो आपको ये सब चीजों को दिमाग में याद रखना होगा, अप्रोचेस, कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। आज आपने देखा है, अब ये कल आपको याद रहेगा, यूज में आएगा। तो ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इफ वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल देन
उदित अगर एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल होता है तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला केस। फिलहाल तो वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड पार्ट आगे चालू है, इसके खत्म होने के बाद वही चालू होंगे बस। ठीक है, ये सवाल खत्म। लॉजिक आपको ध्यान में आ गया, एक्स बी को एक बार 0 एक बार 1 डालना है तो सॉल्यूशन नोट करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। इधर आ जाते हैं अपन। इधर आने का फायदा ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है। ठीक है, एक और सवाल नोट करो, समय कम बचा है, इसको नोट कर लें फटाफट। इमिसिबल लिक्विड्स भी आगे देखेंगे। ठीक है, टॉर का मतलब मिलीमीटर ऑफ एच जी, टॉर का मतलब mm ऑफ एच जी, सेम चीज होती है। चलो अब नोट करें क्वेश्चन। टू लिक्विड्स ए ब्रैकेट में पी ए नॉट 200 टॉर, 200 टॉर ब्रैकेट क्लोज, एंड बी और उसका भी प्रेशर ब्रैकेट में पी बी नॉट इक्वल टू 100 टॉर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो पी ए नॉट 200 टॉर ब्रैकेट में लिखा है, पी बी नॉट 100 टॉर 100 टॉर ब्रैकेट में लिखा है। अब ये प्रेशर वैल्यूज बोले बिना लैंग्वेज स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं। टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड in equal moles, in equal amount by moles. Two liquids A and B are mixed in equal amount by mole to produce an ideal solution. Two liquids A and B are mixed in equal amount by mole to produce an ideal solution. The solution is kept, full stop के बाद लिखेंगे, the solution is kept in a cylindrical container. The solution is kept in a cylindrical container fitted with a piston. The solution is kept in a cylindrical container fitted with a piston. Initially there is heavy external pressure. Initially there is heavy external pressure due to which there are no vapors present in the container. Due to which there are no vapors present in the container. No vapors present in the container. Full stop. The pressure is gradually reduced isothermally. The pressure is gradually reduced isothermally. Find the pressure is gradually reduced isothermally. The pressure is gradually reduced isothermally. Find the pressure at which first point, find the pressure at which, पहला चीज जो आपको निकालना है, first bubble is produced. The pressure at which, पहली condition, first bubble is produced. Second, last drop is left. और थर्ड है half of the moles of solution are evaporated. जो बच्चे लिख रहे हैं लास्ट स्क्रीन पहले वो सवाल लिख लें, मैं बाकी बच्चों को लिखवा दूं, अपन लास्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो find the pressure at which first bubble is produced, second part last drop is left, third part half of the moles of solution are evaporated. Half of the moles of solution are evaporated. ठीक है, ये सवाल है और ये पीछे वाले सवाल के अंदर जो लिखा था वो मिट गया, आप देखो। ठीक है, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। उसका लॉजिक क्या है, सवाल के अंदर में बोला था एक्स बी की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो पी ए नॉट है, एक्स बी की वैल्यू 1 डालोगे तो पी बी नॉट है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म है, इतना ही सॉल्यूशन है। और यही चीजें दिमाग में नोट करनी है, सॉल्यूशन प्रॉपर नोट ना कर पाओ कभी कभी चलेगा। एक्स बी को 0 डालो, पी ए नॉट मिलेगा, एक्स बी को 1 डालोगे पी बी नॉट मिलेगा, पी ए नॉट पी बी नॉट पूछे थे। ठीक है, इतना ही करना है। तो आप लोग ये वाला सवाल जो भी दिया हुआ है अपन ने, वो आपको पूरा होमवर्क के तौर पे अच्छे से कर लेना है, ध्यान से। ठीक, मैं एक बार फिर से ये रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। तो टू लिक्विड्स ए ब्रैकेट में था पी ए नॉट 200 टॉर एंड बी पी बी नॉट 100 टॉर आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बाय मोल to produce an ideal solution.
to produce an ideal solution. The solution is kept in a cylindrical container. The solution is kept in a cylindrical container fitted with a piston. Fitted with a piston. Initially, there is heavy external pressure. Initially, there is heavy external pressure, due to which there are no vapors, due to which there are no vapors present in the container, due to which there are no vapors present in the container. The pressure is gradually reduced isothermally. The pressure is gradually reduced isothermally. Find the pressure at which. Find the pressure at which. अब तीन कंडीशन है. Find the pressure at which. First is first bubble is produced. Find the pressure at which. पहला केस first bubble is produced. Second is last drop is left. And third is half of the moles of solution are evaporated. Half of the moles of solution are evaporated. First bubble का मतलब, हाँ फर्स्ट बबल मतलब पहला पहला जो वेपर प्रोड्यूस होता है उस समय, ठीक है, उस टाइम पे क्या प्रेशर रहा होगा, आखिरी ड्रॉप बची थी उस टाइम पे क्या प्रेशर था, और जब आधे मोल्स पूरे लिक्विड के सॉल्यूशन में से, टोटल मोल्स में से आधे मोल जब वेपर में आ गए थे उस समय क्या प्रेशर रहा होगा. ये तीन कंडीशन के लिए आपको सॉल्व करना है. होमवर्क के तौर पे अच्छा सवाल है, पूरा तसल्ली से करिएगा, ठीक है. इसको अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको वर्कशीट आज मिल जाएगी. बिगनर बॉक्स अभी आप थोड़ा सा और होल्ड कर दें 2 के लिए, वर्कशीट कर लो. नेक्स्ट क्लास के बाद अपने डिस्टिलेशन के सवाल हो जाएंगे, फिर आप बिगनर बॉक्स 2 के 1 to 16 कर लेंगे. BB1 हेनरीज लॉ से रिलेटेड अपन चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू. मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाद में, ठीक है. तब तक कंप्लीट करें सारी चीजें, रिवाइज करते रहे जैसे आपको बताया गया. चलिए, गुड डे.